सभी लोग देखो, मैग्नेटिज्म का अगला टॉपिक है टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यही पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। बैठ जाइए बेटा, जल्दी आइए, बैठिए। आओ देखो सब, तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, दिख रहा है सबको? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, जिस इंटेंसिटी बी है, ठीक है, डायरेक्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक रेक्टेंगुलर करंट लूप रखा हुआ है। रेक्टेंगुलर करंट लूप पी क्यू आर एस, इसकी लेंथ कितनी है? पी क्यू की एल, आर एस एल, ये एल एल और ये लेंथ है बी और ये क्या है? बी। आ गया समझ में? एक रेक्टेंगल की लेंथ है एल और ब्रेड्थ क्या है? बी। सही। अब ये रेक्टेंगुलर लूप ऐसे रखा है मैग्नेटिक फील्ड में, देखो भैया सर, ये रेक्टेंगुलर लूप ऐसे रखा है मैग्नेटिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे। तो इस रेक्टेंगुलर लूप के हर लेंथ पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, ठीक है? ठीक है, इस रेक्टेंगुलर लूप की हर लेंथ पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स का फॉर्मूला बताओ। हाँ शेखर, क्या बोले? अनंत, अनंत। एक लेंथ वेक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला। हाँ बेटा, सुन लिया मैं, पूछ ले सबसे। हाँ, आज नहीं आता क्यों? आई बी एल। देखो भैया सब लोग, आई बी एल साइन थीटा, ठीक है? तो पिछला चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ाने लगे और आपसे कहा ये रिवीजन कीजिए, तो आपका ये गायब हो गया। यही होता ही आमतौर पे आप लोग के साथ, फिर कहते हो कि नंबर नहीं आते। तो फिलहाल जो है सभी लेंथ पे इधर 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 सब पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। कहाँ कहाँ कितना कितना क्या क्या फोर्स लगेगा, बस ये सोचने वाली बात है, ठीक? और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। अब देखो सब लोग, इस वाले लेंथ पे करंट कहाँ की तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? उधर की तरफ है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे, एफ बी आई। मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स कहाँ लग रहा है? अंदर की तरफ। तो फोर्स देखो अंदर की तरफ लगा, सही है? इस लेंथ वेक्टर पे करंट जो है नीचे की तरफ है, इधर कितना फोर्स लगेगा? किधर फोर्स लगेगा? आई एफ बी आई, बाहर की तरफ। तो इस लेंथ वेक्टर पे अंदर की तरफ फोर्स लगा, इस लेंथ वेक्टर पे बाहर की तरफ फोर्स लगा, इस पे फोर्स किधर लगेगा? इसको तो टेक्निकली फोर्स लगना ही नहीं चाहिए। हाँ, क्यों? अगर इस पोजीशन की बात करें, अगर हम इस पोजीशन की बात करें, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ब्रदर, देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और लेंथ वेक्टर भी ऐसे है, तो इस पोजीशन पे जीरो फोर्स लगेगा, क्योंकि लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जीरो है और साइन जीरो क्या हो जाता है? इसलिए कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अब जैसे इस पे फोर्स कहाँ की तरफ लग रहा था? अंदर। इस पे फोर्स कहाँ लग रहा था? इस कंडीशन पे इस पे और इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन क्योंकि इनमें और इनमें फोर्सेस लग रहे हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आई बी एल, साइन क्या हो जाएगा? 90। लेंथ ऊपर है, फील्ड इधर है, एंगल कितना है? तो इस वाली लेंथ और इस वाली लेंथ पे आई बी एल फोर्स लग रहा है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड लग रहा है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। एक अंदर की तरफ लग रहा है, एक कहां लग रहा है? तो अंदर और बाहर की तरफ लगने वाले दो फोर्सेस, मतलब इस पे कपल क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे? कपल, जिसकी वजह से रोटेट करेगा। आया कि नहीं आया समझ में? तो ये वाला फोर्स अंदर की तरफ, ये वाला फोर्स बाहर की तरफ, इसको क्या कर दिया इसने?
रोटेट कर दिया अपनी ही एक्सिस, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई इसलिए। नहीं समझ में आ रहा है? लेकिन जैसे ही ये रोटेट करेगा तुरंत लेंथ वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना लेगा, और ऊपर भी F3 फोर्स लगेगा, नीचे भी F4 फोर्स लगेगा, लेकिन वो दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट होगा, इसलिए उन फोर्सेस का कोई काम नहीं समझ पाए। ओरिजिनल स्टेट पे जब वो ऐसे था एकदम फ्लैट, तब ऊपर नीचे कोई फोर्स नहीं लग रहे थे, लेकिन जैसे ही एक टॉर्क क्रिएट होगा, ये रोटेट करेगा, तुरंत F3 और F4 लगना शुरू होंगे, लेकिन उनका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं समझ में आया? तो ये वाला डायग्राम सबको क्लियर हो गया। अब ये वाले डायग्राम का थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन समझ लीजिएगा आप लोग। ये लेंथ है L, ये लेंथ कितनी है B, ठीक है, ये लेंथ है L, ये लेंथ क्या है, तो ये B लेंथ हमने बना रखी है, ये दिख रहा है, ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है आप लोगों को, ये B लेंथ। अब ये B लेंथ जो है, आप लोग इमेजिन करो कि इसके बीच से ही कहीं से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा होगा। अरे जब ये रोटेट कर रहा होगा ऐसे 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 ऐसे, तो बीच से ही तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होगा, तो ये हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन बना दी, नॉर्मल कैलकुलेशन, मतलब ये इसका नॉर्मल n डैश, ठीक है, ठीक है। अब ये लेंथ और एक मिनट, ये करंट देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है, ये करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे करंट को अप कह दिया, यहाँ करंट कहाँ रहा है, यहाँ करंट को डाउन कह दिया। इधर साइड F1 फोर्स लग रहा था, इधर साइड क्या लग रहा था, F2 फोर्स लग रहा था। तो बाई ज्योमेट्री जो है, जब यहाँ से परपेंडिकुलर मारा गया इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, इसके नॉर्मल पे, तो यहाँ पे एंगल क्या पाया गया, थीटा एंगल मान लिया हमने यहाँ, ठीक है। ये हटा दो डायग्राम। अब जरूरी बात समझो भैया यहाँ से कि F1 फोर्स IBL, क्योंकि I1 करंट जा रहा है, I करंट जा रहा है, और F2 फोर्स भी IBL। अब ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ परपेंडिकुलर दूरी पे लग रहे हैं। ये दोनों ही फोर्सेस जो हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ दूरी पे लग रहे हैं, और कोई फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ दूरी पे लगता है तो क्या क्रिएट करता है, टॉर्क। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग लूप, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो टॉर्क इज इक्वल टू, फोर्स की जगह क्या लिखोगे, IBL साइन थीटा ले लेते, नहीं IBL फोर्स की वजह से शिफ्ट हुआ है, और इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, B साइन, कैसे B साइन थीटा, ये B ये थीटा, तो ये कितना हो गया B साइन थीटा, ये B cos थीटा, ये B साइन थीटा, सही है। तो B साइन थीटा, तो टाउ इज इक्वल टू IB लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर लूप, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लूप साइन थीटा, तो IBA साइन थीटा टॉर्क आ गया। बोले बात समझ में आ गई। फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स को हमने क्या मान लिया, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, NIAB साइन थीटा। बोलो बात समझ में आ गई, पक्का समझ में आ गई। अब यार थीटा एंगल अभी बताते हैं किसके किसके बीच का है। फिलहाल ये डायग्राम बनाओ, ये डायग्राम बनाओ, थोड़ी कहानी बोलनी है, फिर लिखना है, इतना ही। डायग्राम फिर से समझना है कि बता दें, आ गया समझ में। ये वाला डायग्राम, ये जो आपको लेंथ दिख रही है B, ये B मैंने यहाँ बना रखा है। इसका I करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये करंट कहाँ आ रहा है, ये आगे समझ में। करंट डॉट करंट क्रॉस, F1 ऊपर, F2 कहाँ लग रहा है, नीचे। यहाँ पे एक हमने थीटा एंगल मान लिया, जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ भी क्या एंगल बनाता है,
थीटा, मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ थीटा बना रहा है, उसका कोई काम नहीं, फिलहाल इसका काम है। क्या काम है इसका? ये बी है तो ये बी साइन थीटा होगा, है ना, और फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टॉर्क आ जाएगा। अब बेटा बोलिए। 2 सेकंड बस, 1 2 देखो, कंसीडर अ करंट कैरिंग क्लोज्ड लूप, current carrying rectangular loop. Let us consider a current carrying rectangular loop PQRS, PQRS, ठीक है, carrying current I, carrying current I is suspended in a uniform magnetic field, is suspended in a uniform magnetic field, is suspended in a uniform magnetic field B, ठीक है, suspended in a uniform magnetic field B, stop, let PQ equal to RS equal to small l, PQ और RS को स्मॉल l ले लिया, ठीक है, एंड QR और PS को स्मॉल b ले लो, एंड QR इक्वल टू PS इक्वल टू स्मॉल b, ये और ये L, ये और ये लेंथ A, PQ और RS को स्मॉल l ले लो और QR और PS को b ले लो, वो लिख दो बस ऐसे, ठीक है, सबको आ गया समझ में? each side of the rectangular current carrying loop, each side of the rectangular current loop, each side of the rectangular current loop experiences a force I bracket L cross B, I bracket vector L cross vector B, ये लिखो ऐसे ही, experiences a force I bracket L cross B, हाँ, कॉल आ रही है, किसकी है? आरुषि 11 कौन है? अपने यहाँ की आरुषि नहीं है, अच्छा पहले 11 में पढ़ती थी। अच्छा आओ देखो दर फिलहाल, तुम क्या बोल रहे थे? कोई और कुछ बोला था अभी मुझसे। अच्छा आओ लिखो, सभी लोग एक्सपीरियंस फोर्स I इंटू L क्रॉस B, ये ठीक है। इसके बाद लिखिए where F1 and F1 equal to F2 equal to IBL, ये लिख लो, where F1 equal to F2 equal to IBL, क्योंकि थीटा 90 डिग्री है ना, अरे पहले ये लेंथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो एंगल कितना हुआ? 0 0 क्या कर रहा है, ठीक है, सबको आ गया समझ में? और ये डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस क्या लिखोगे? यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, देखो पैराग्राफ चेंज करके, यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, each force F1 and F2, each force F1 and F2 is perpendicular to the page, each force F1 and F2 is perpendicular to the page, comma, equal, parallel and opposite in direction, equal, parallel and opposite in direction, equal, parallel and opposite in direction, forming a couple
जिससे कपल क्रिएट होता है, which rotates the loop clockwise, which rotates the loop clockwise। आ गया सबको समझ में? इसके बाद फिर से थोड़ा पैराग्राफ चेंज करके और लिख लो। देखिए, सपोज the axis of loop makes an angle theta with the direction of field। Suppose axis of loop makes an angle theta with the direction of field, ठीक है। And the torque produced is given by, अब ये लिख लो इसके नीचे, टॉर्क पूरा लिख लो, NIAB साइन। तो सभी लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब आप लोग को हम जरा ये थीटा एंगल थोड़ा सा अच्छे से विस्तार से समझाते हैं। इधर देखो, टॉर्क का फॉर्मूला आ गया NIAB साइन थीटा, सही है। एक बात बहुत क्लियरली समझिएगा और आंखों से देखिएगा, ठीक है, कि F का फॉर्मूला होता था IBL साइन थीटा और एक F का फॉर्मूला था QBB साइन थीटा। अब ये थीटा हर जगह थीटा है, लेकिन थीटा हर जगह अलग अलग का थीटा है, समझे मेरी बात? तो ये जो थीटा था, ये चार्ज जब एक मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है किसी वेलोसिटी से, तो V और B के बीच का एंगल क्या था? मतलब वेक्टर क्वांटिटी पकड़ लो, उन्हीं के बीच का एंगल होगा। अब चार्ज स्केलर है तो B और B के बीच का एंगल थीटा, I स्केलर है तो B और L के बीच का एंगल थीटा। नंबर ऑफ टर्न्स को 1 मान लो, चलो। तो I स्केलर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा। अब आप लोग एक रेक्टेंगुलर लूप पकड़ो भैया, सब इधर ध्यान दीजिएगा। ये कॉपी एक रेक्टेंगुलर लूप है, ये पन्ना एक रेक्टेंगुलर लूप, सही है। इस रेक्टेंगुलर मैग्नेटिक फील्ड इस दीवार से उस दीवार जा रही है संज्ञा, सही है, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है, ठीक है। देखो ये लूप ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ये लेंथ वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही एंगल बना है, तो फोर्स नहीं लगेगा, इधर नहीं लगेगा, लेकिन इधर लगेगा, जिससे रोटेशन क्रिएट हो। रोटेशन शुरू होते ही इधर भी फोर्स लगने लग गया, इधर भी लग गया, उसको कोई काम नहीं है, तो ये रोटेशन शुरू हो गया। एक्सिस ऑफ रोटेशन, बात समझ आ रही है? अब बात समझो, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये भी कह सकते हो, ऐसे रोटेट कर रहा है, वो तो आपके सोचने पे है। अब हम एरिया और B और A के बीच का एंगल थीटा है, हम आपको ये समझाने जा रहे हैं। देखो भैया सब लोग, ये लूप ऐसे रखा है, ये प्लेन ऑफ पेपर है, पेपर का प्लेन ये, ठीक है। प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर होता है एरिया ऑफ वेक्टर। अगर ये प्लेन ऑफ पेपर है तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। मतलब अगर लूप ऐसे है, प्लेन ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो थीटा एंगल क्या होगा इस फॉर्मूले के हिसाब से? 90, और इस पे मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। थीटा 90 होगा तो टॉर्क क्या लगेगा? मैक्सिमम टॉर्क लगेगा IAB। ये बात समझ आ गई? ठीक है ना। अब देखो, अब हम कह लें बेटा ये लूप ऐसे रखा है, प्लेन ऑफ पेपर ऐसे हो गया, पहले ऐसे था, कैसे हो गया? एरिया वेक्टर किधर होगा? उधर की तरफ होगा। मैग्नेटिक फील्ड भी किधर है? दोनों के बीच का एंगल क्या है? साइन 0, टॉर्क नहीं लगेगा। तो अगर प्लेन ऑफ पेपर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाती है, दैट इज एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के
पैरेलल हो जाता है तो इस पे कोई टॉर्क नहीं लगेगा। लेकिन अगर प्लेन ऑफ पेपर अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो उस पे क्या लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क। नहीं समझ में आया? पक्का समझ में आ गया? ठीक है, तो ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, सारे थीटा क्लियरली समझ में आ रहे हैं? बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे सभी लोग देखो बेटा, ये जो I इंटू ए है, वेयर I इंटू ए इज कॉल्ड मैग्नेटिक मूवमेंट, इसे कहते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हुआ करता था, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता था चार्जेस के बीच, वैसे ही मैग्नेटिक मूवमेंट होगा I इंटू ए। आई उस कॉइल से जिससे आई करंट फ्लो कर रहा है और एरिया उसका क्या है, ए। आगे सबको समझ में? तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा टाउ का, या ये फॉर्मूला क्या बनेगा टाउ का, आई इंटू ए की जगह क्या लिखोगे, एम बी साइन थीटा, और एम भी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। इधर देखो, तो एम बी साइन थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो, वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा, तो टाउ वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी। टाउ मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा। एम और बी के बीच का एंगल होगा जो भी, लेकिन टॉर्क हमेशा एम, टॉर्क हमेशा बी के परपेंडिकुलर होगा। एम और बी के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा, लेकिन टॉर्क हमेशा एम और बी के क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। मतलब हम ये कह रहे हैं कि किसी का पता नहीं चलता कि आगे चल के क्या कर रहे हैं जिंदगी में। तो आप लोग कभी, आप लोग भले अभी लफंडर हो ना, कुछ नहीं करना चाहते हो जिंदगी में, लेकिन क्या पता आगे चल के ऐसा क्या झटका लग जाए कि आप लोग को पढ़ने का मन कर जाए कि कुछ कर लेते हैं। नो वन नोस, है ना? ठीक है, अच्छा ये समझ आ गया। देखो, डिफाइन एम, डिफाइन एम, देखो अभी अभी हमने ज्ञान दिया और ये अपना ज्ञान लपेटने लग गए दूसरे को। इतने बड़े तुम लोग गिलेंडर हो, गिलेंडर यू नो, लपर झंडू। अरे अच्छी बात है, सुने तो ये लोग जो बस हमारे पढ़ाते समय बातें करने लगते हैं इधर के लोग, आगे कंटाप मार देंगे आपकी बात। चल, डिफाइन एम, सभी लोग देखो बेटा, टॉर्क का फॉर्मूला मैंने आपको बताया एम बी साइन थीटा, सही है? तो अगर थीटा को 90 डिग्री कर दिया जाए, और थीटा 90 कब होगा, जब प्लेन ऑफ पेपर ऐसे रखा हो, यानी कि एरिया वेक्टर जो है वो क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड भी एक टेस्ला की है तो एम और टाउ सेम चीज है। मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन द रेक्टेंगुलर लूप ही है तब जब उसको एक टेस्ला की फील्ड में परपेंडिकुलरली एरिया ऑफ वेक्टर जो है जब परपेंडिकुलर बना रहा हो मैग्नेटिक फील्ड के साथ, या फिर कह लो कि प्लेन ऑफ कॉइल को अलोंग द फील्ड रखा है। नहीं समझ पाए? देखो, या फिर इसको आप मैक्सिमम टॉर्क भी कह सकते हो। तो मैग्नेटिक मूवमेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप या करंट कैरिंग लूप, ठीक है, व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला। देखो बोले, देखो, magnetic movement is numerically equal to the maximum torque acting on a coil, maximum torque acting on a coil when placed in a magnetic field of
when placed in a magnetic field of unit strength, when placed in a magnetic field of unit strength, unit strength, ठीक है, ये लिख लेना उसके नीचे, याद रहेगा। और इसके बाद डायरेक्शन समझो, डायरेक्शन ऑफ एम, आई डायरेक्शन ऑफ एम, जैसे एक रेक्टेंगुलर लूप है ये और एक रेक्टेंगुलर लूप है ये, सही है। तो ये आई करंट, ये आई करंट, ये आई और ये आई, ये दो लूप हैं, सही है। अब बताओ इसका मैग्नेटिक मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है, एम का क्या फॉर्मूला होता है, आई ए ही तो होता है। तो जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही एम का डायरेक्शन होगा, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो ए का डायरेक्शन होगा वही किसका डायरेक्शन होगा। अब अगर ये कॉइल है, अगर ऐसी कॉइल है, तो एरिया वेक्टर या तो ऊपर होगा या तो क्या होगा, करंट के डायरेक्शन के हिसाब से। अब यहाँ पे किसी एक में नीचे, किसी एक में ऊपर होगा। अब आपको करंट को पकड़ो, करंट को स्क्रू रूल से पकड़ो, और करंट को ऐसे पकड़ोगे तो जिस डायरेक्शन में अंगूठा होगा उस डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट। फिर इसी प्रकार से करंट को पकड़ो तो ये कहाँ की तरफ होगा, नीचे। बोलो बात समझ आई, नहीं समझ में आई, डायरेक्शन बना दो। अगला टॉपिक डालिए फिर, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का मैग्नेटिक फील्ड से डायरेक्शन समझ आ गया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। और मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन भी समझ में आ गया है, कोई समस्या नहीं है, पक्का। जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, सही है। देखो बेटा, एक अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पे ये लूप ऐसे रखा हुआ है वाईजेड प्लेन पे, इस लूप की लेंथ दी होगी, लूप का ब्रेड दिया होगा तो एरिया ऑफ लूप आ जाएगा। इस लूप से करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट दिया होगा, मैग्नेटिक फील्ड दी होगी, तो क्या निकल के आ जाएगा, एक ही टर्म है इस लूप का, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या लगेगा, आई ए बी साइन थीटा, सही है। आई ए बी सब आई जाएगा। हम ये बताओ यहाँ पे थीटा एंगल क्या है, ये वाईजेड प्लेन है, तो वाईजेड प्लेन ऐसे है, तो एरिया वेक्टर या तो उधर होगा या तो किधर होगा, इधर होगा। चाहे इधर हो चाहे इधर हो, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इसका मतलब थीटा 90 है। क्या है कि नहीं है समझ में। अब हमको ये बताओ, टाउ तो निकाल ही लोगे, थीटा 90 करके, आई दिया होगा, ए दिया होगा, बी दिया होगा, टॉर्क का डायरेक्शन निकाल पाओगे, टॉर्क किस डायरेक्शन लगेगा। देखो आई इंटू ए क्या होता है, एम बी, सही है, ए टाउ। अब बताओ टॉर्क का डायरेक्शन कैसे निकालोगे। टॉर्क जो होगा वो मैग्नेटिक मूवमेंट और बी दोनों के ही क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। एम का जो भी डायरेक्शन है, बी का जो भी डायरेक्शन है, भाई एम और बी के बीच का एंगल 90 है, एम और बी का जो भी डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर किसका डायरेक्शन होगा। ये बात समझ आ रही है। अब बी का डायरेक्शन किधर की तरफ है, एम का डायरेक्शन किधर है, करंट पकड़ लो इधर की तरफ है, तो एम का डायरेक्शन ये है, बी का डायरेक्शन ऊपर है, तो एक्स एक्सिस की तरफ हो गया एम, वाई एक्सिस की तरफ क्या हो गया, तो जेड एक्सिस की तरफ क्या होगा, नहीं है समझ में, और जेड की तरफ लगेगा। लेकिन किधर जेड की तरफ लगेगा, इधर की उधर, उधर की तरफ। अगर ओरिजिन के हिसाब से सोचो, ये इधर इधर इधर, ये तो पॉजिटिव है,
एम भी पॉजिटिव की तरफ लग रहा है, बी भी ऊपर लग रहा है, तो टाउ किधर लगेगा? पॉजिटिव की तरफ ही लगेगा। नहीं समझ में आया? एम पॉजिटिव बी पॉजिटिव है ही, तो टॉर्क भी क्या आएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। लेकिन अगर हम एम इधर की तरफ होता, सुन लो बेटा, एम किधर की तरफ होता? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो टॉर्क भी नेगेटिव जेड की तरफ चला जाता। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये भी क्या होता? नेगेटिव। अभी भी नहीं समझ में आया? इसी बात पे एक सवाल और है हमारा, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। चलो भैया बताओ, एक्स वाई जेड ए रेक्टेंगुलर लूप ए बी सी डी, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। चलिए अन्य बताइए, टॉर्क कितना लगेगा? हाँ तिवारी जी, 0 लगेगा। क्यों लगेगा? एरिया वेक्टर भी किधर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, तो टॉर्क नहीं लगेगा। आगे सबको समझ में? टॉपिक डालो अगला। इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड, मतलब आपको प्रिंसिपल क्लियर हो गया है कि अगर एक करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर टॉर्क लगेगा। इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड टॉपिक है, लिखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इसमें हमको सबसे पहले अंश बताएंगे गैल्वेनोमीटर क्या होता है। सेल होता है गैल्वेनोमीटर? नहीं, जो डायरेक्शन बताता है। हाँ भाई बताओ, गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर का काम है करंट को डिटेक्ट करना, ठीक? क्या बोल रहे हो? अरे गैल्वेनोमीटर काम है करंट को डिटेक्ट करना, एमीटर का काम है करंट को मेजर करना, वोल्टमीटर का काम है वोल्टेज मेजर करना। क्या समझे? गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट्स मेजर कर सकता है या डिटेक्ट कर सकता है। डायरेक्शन तो वो एरो, चलो क्या बताते ही है। व्हाट इज मूविंग कॉइल? बेटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा गैल्वेनोमीटर जिसकी कॉइल मूव कर सकती है। क्या कर सकती है? और कैसे मूव करेगी? ये पन्ना कब मूव करेगा? जब इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया होगा और उसने टॉर्क एक्सपीरियंस किया हो। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इसी प्रिंसिपल पे काम करता है जो मैंने अभी समझाया था कि अगर एक कॉइल को, इसको जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा हो, को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पे टॉर्क लगने से, कपल लगने से वो रोटेट करेगा। जितना रोटेट करेगा इसका मतलब उतना ही ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर इतना रोटेट किया तो कम करंट, इतना रोटेट किया तो करंट नापने का काम कौन करेगा? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखो, it is an easy and sensitive instrument. It is an easy and sensitive instrument to detect and measure electric current. It is an easy and sensitive instrument to detect and measure current, electric current. To detect and measure electric current. सही है? इसका प्रिंसिपल लिखो भैया, सिद्धांत। डिफ्लेक्शन की मदद से, नॉर्मल गैल्वेनोमीटर से अलग ही प्रिंसिपल लिखो। अभी क्या प्रिंसिपल बताया था हमने? अनंत। कोई है क्या? कौन है? लो 6 बजे कौन आएगा? और कोई भी है?
6 बजे है, चाहो तो वहीं जाके बैठ जाओ, पीछे अभी पढ़ लो बैठ के। चलो देखो ना, सभी लोग, इसका प्रिंसिपल किस पे काम करेगा कि अगर एक कॉइल से आई करंट फ्लो कर रहा हो, और अगर एक कॉइल से क्या फ्लो कर रहा हो, आई करंट फ्लो कर रहा हो, और इस कॉइल को जो है एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ हो, तो इस कॉइल पे एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्ट करेगा, जिसकी वजह से कॉइल रोटेट करेगी। जितना रोटेट करेगी वही करंट बताएगी। कम रोटेट करी मतलब करंट कम है, ज्यादा रोटेट करी मतलब करंट, तो डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। प्रिंसिपल समझ में आया? वही टॉर्क वाला प्रिंसिपल है जिसका डेरिवेशन अभी बताया। लिखिए, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ कॉइल, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ कॉइल placed in a uniform magnetic field, placed in a uniform magnetic field, when electric current flows in a coil placed in a uniform magnetic field, a deflecting torque acts upon the coil, a deflecting torque acts upon the coil, a deflecting torque acts upon the coil, whose magnitude depends upon the strength of current, whose magnitude depends upon the strength of current, whose magnitude depends upon the strength of current। नहीं समझ में आया? किसको बनाना है? चलो, अरे तो ऐसे ही से पीछे क्या बनवा रखा है मैंने? तो मूविंग कॉइल कैलकुलेटर समझ में आ गया। अब ये प्रकार, इसके प्रकार लिखो, टाइप्स। ये दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स में दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखो, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, और दूसरा होता है पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर और पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। बारी बारी करके इनके बारे में पढ़ते हैं, तो डिफरेंस भी समझ में आ ही जाएगा क्या है। पढ़ें? लिखो, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, चलिए सभी लोग SCG, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा तो समझा पाएंगे।
बैठे हो कि बना रहे हो? बना रहे हो। ये क्या है? कनेक्टेड है। टॉर्शनल हेड, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। चलो बना लो, समझाएं। आइए समझिए इसको, क्या चीज है ये। सबसे पहले तो इस टर्मिनल T1, ये टर्मिनल है T1, और इस टर्मिनल T2 को एक करंट कैरिंग सर्किट से कनेक्ट कर दिया गया है। ये पूरा गैल्वेनोमीटर है, और गैल्वेनोमीटर को एक सर्किट से ही तो कनेक्ट किया जाएगा। तो एक करंट कैरिंग सर्किट के एक हिस्से को यहां से, एक हिस्से को यहां से कनेक्ट कर दिया गया। करंट यहां से एंटर किया I, टॉर्शनल हेड से सस्पेंडेड। टॉर्शनल हेड केवल सस्पेंशन के लिए, ठीक है, इसके लचीलेपन को झेल सके, है ना। इस वायर को बनाया गया है फॉस्फर और ब्रॉन्ज से। क्यों बनाया गया है ये हम समझाते हैं। फिलहाल क्या है कि इस वायर से होते हुए करंट यहां से होते हुए इस फ्रेम, इस कॉइल ऑफ कॉपर वायर से होते हुए यहां नीचे एंटर कर जाता है, सही है। अब जब करंट यहां ऐसे जाएगा, मान लीजिए कॉइल ऑफ कॉपर वायर से जब करंट फ्लो करेगा इस प्रकार से, तो क्या होगा? कॉइल ऑफ कॉपर वायर से फ्लो करने पर वापस यहां से निकल जाएगा। तो जब यहां से करंट फ्लो करेगा, इधर देखिए, जब यहाँ करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे मैग्नेट्स लगा रखे हैं नॉर्थ और साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ जाती है? नॉर्थ से साउथ जाएगी फील्ड लाइन। करंट नीचे की तरफ है, क्या क्रिएट होगा? फोर्स। तो एफ बी आई, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है? गांधी जला दो। शाबाश। तो एफ बी आई, तो भैया मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है, करंट कहाँ की तरफ है? फोर्स कहाँ लगेगा? इस वाले पे फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, इस वाले पे फोर्स कहाँ लगेगा? जिसकी वजह से पूरा का पूरा सिस्टम रोटेट कर जाएगा, सही है। रोटेट करेगा, रोटेट करेगा, रोटेट करेगा। अब आप रोटेट करने में समझिएगा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है ना। ऐसे था आपके हिसाब से, मान लो ऐसे था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी, रोटेट कर रहा है तो ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है ना। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। और डिफ्लेक्शन क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि एक टॉर्क एक्ट कर रहा होगा। टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। इस टॉर्क की वजह से ये पूरा का पूरा कॉइल क्या कर गया? रोटेट कर गया। रोटेट करने की वजह से अब ये जो फॉस्फर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप है, ये इलास्टिक स्ट्रिप, जैसे कोई रबर होता है, उसको घुमाओगे तो अपनी जगह वापस आने की कोशिश करेगा। कोई भी रबर हो, क्यों अनंत, घुमाओगे तो क्या करेगा? अपनी जगह वापस आने की कोशिश करेगा। तो होगा क्या कि जैसे जैसे ये फ्रेम जो है वो टॉर्क की वजह से रोटेट करता है, तुरंत उस पर एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, मतलब एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। ये लगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जिसकी वजह से कॉइल क्या की? रोटेट की। फाई एंगल से क्या की? रोटेट। इस फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप के लचीलेपन से ये वापस जो है इलास्टिसिटी की वजह से ये वापस अपनी जगह पे आने का प्रयास करेगी। लेकिन एक टॉर्क इसको इधर की तरफ फेंक रहा है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यानी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, और एक
रीस्टोरिंग टॉर्क उसको वापस लाना चाह रहा है। अब रबर की खासियत, इलास्टिसिटी की खासियत क्या है कि जितना ज्यादा खींचोगे उतनी ही तेजी से वापस आने की प्रयास करेगा। तो जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्या बोला? जितना ज्यादा उतना ज्यादा। भाई एन ए बी तो हम बदल नहीं सकते, नंबर ऑफ टर्न्स जो ले लिए, एरिया जो ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड जो ले ली। हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं? तो करंट जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा क्या क्रिएट होगा, और जितना ज्यादा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्रिएट होगा, रिस्टोरिंग भी उतना ही ज्यादा तेजी से लगेगा, इलास्टिसिटी ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप की वजह से। अब ये है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, सही है। और फिर लगेगा रीस्टोरिंग टॉर्क। अब रीस्टोरिंग टॉर्क का जो रीस्टोरिंग टॉर्क जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? जितना ज्यादा करंट दिया होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ होगा, उतनी ही तेजी से क्या लगा होगा। और एक और चीज पे डिपेंड करेगा, इसके नेचर पे, स्ट्रिप के। अगर स्ट्रिप इसको उधर जाने ही नहीं दे रही है तो इसका मतलब डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की जरूरत, मतलब रीस्टोरिंग टॉर्क की जरूरत बहुत कम होगी, या कह लो कि इतना ज्यादा लग रहा होगा कि वो इधर टर्न हो ही नहीं पाया। वो तो इस पे डिपेंड करता है ना, नहीं समझ पाए। ये जितनी ज्यादा इलास्टिक स्ट्रिप होगी उतनी ही दिक्कत होगी इसको डिफ्लेक्ट कराने में, क्योंकि इलास्टिक ज्यादा है इसलिए खट से वापस ले आएगी। इलास्टिक का मतलब ये नहीं होता है कि कितना खींचे, इलास्टिसिटी का मतलब होता है कितना उस फोर्स को एब्जॉर्ब करके अपनी जगह पे बना रहे। नहीं समझ मेरी बात? स्टील जो है रबर से ज्यादा इलास्टिक है, पढ़े हो ये? हम बताए कब? 11th। स्टील रबर से क्यों ज्यादा इलास्टिक है? रबर तो ज्यादा खींचता है, स्टील इसलिए ज्यादा इलास्टिक है क्योंकि स्टील उस अपोजिंग, उस एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करके बना रहता है। तो अगर एक स्ट्रिप जो है इतना डिफ्लेक्शन करा देती है तो वो ज्यादा इलास्टिक है, कि केवल इतना डिफ्लेक्शन कराती है तो ज्यादा इलास्टिक है? जो कम डिफ्लेक्शन करा रही है उसकी इलास्टिसिटी क्या है? आया? वो रिस्टोरिंग टॉर्क पहले से ही ज्यादा लगा रही है। तो एक तो टॉर्क यानी कि रिस्टोरिंग टॉर्क कितना करंट जा रहा है उस पर डिपेंड करता है, और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा? अरे यार बता दिए। एक तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क इस पे डिपेंड करेगा कितना डिफ्लेक्शन हुआ आई पे नहीं। एक तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क इस पे डिपेंड करेगा कि कितना डिफ्लेक्शन हुआ, डिफ्लेक्शन आई पे डिपेंड करेगा। फिर से बोल रहा हूं, आई ज्यादा तो टॉर्क ज्यादा, टॉर्क ज्यादा तो क्या ज्यादा? डिफ्लेक्शन ज्यादा। अब जिस हिसाब से डिफ्लेक्शन होगा उस हिसाब से क्या लगेगा? रिस्टोरिंग टॉर्क। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा? ये सी इसके नेचर पर डिपेंड करता है। आया समझ में? कुछ भी पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पल्ले पड़ रहा है? नहीं समझ में आया ना? आपका एकदम मुंह बन गया है, पता है ना आपको? एकदम लग रहा है पता नहीं कहाँ पढ़ाया जा रहा है, कुछ पता नहीं है ना? आओ अच्छा देखो, इधर वाला हटा रहे हैं ना? हाँ, तो हमने क्या बोला, ये वाला टॉर्क लूप को टर्न करा रहा है, डिफ्लेक्ट करा रहा है, ये वाला टॉर्क उसको वापस अपनी जगह पे लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन किसी भी समय पे एट इक्विलिब्रियम अगर एक्सटर्नल मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अगर C5 के बराबर हो गया तो इसका मतलब वो लूप जहां तक गया वहीं रुक जाएगा। इधर ले जाने वाला वापस ले जाने वाला क्या हो गया? सेम। लूप जहां है वहीं, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उसको इधर ले गया, C5 उसको यहां ला रहा है। किसी भी समय में अगर दोनों बराबर हो गए तो डिफ्लेक्शन पता चल जाएगा कितना होगा, एक्चुअल डिफ्लेक्शन कितना। ये कंडीशन समझ में आ गई? तो phi by I इक्वल टू phi is equal to NAB sin theta, NIAB sin theta डिवाइडेड बाई क्या बैठा है? C। अब इसमें जो कांस्टेंट है N, इस sin थीटा को भी यहीं भेज दो,
तो एन ए बी और सी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब पाई बाई साइन थीटा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई। यहां तक समझ में आया कि नहीं, ये पूरा क्लियरली समझ में आ गया। अब हमको ये बताओ कि जो मैंने आपको प्रिंसिपल बताया था वो क्या बताया था कि जितना डिफ्लेक्शन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का काम यानी कि सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर का काम है करंट नापना, और करंट किस पे डिपेंड करेगा, डिफ्लेक्शन पे। लेकिन यहाँ पे डिफ्लेक्शन के साथ साथ थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ है, ये सही करनी है अभी हमको। कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पल्ले पड़ा, ये देखो